आज का जो क्लास है वो शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन विकृति के मापन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। जिसमें से विकृति के मापन के लिए आपने स्ट्रेन गेज के बारे में पढ़ा था, ठीक। स्ट्रेन गेज के बाद एक और डिवाइस पढ़ा था, लोड सेल। लोड सेल का क्या काम था? तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्ट्रेन गेज क्या करता है। स्ट्रेन गेज विकृति मापन करता है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लोड सेल का क्या काम है। तो लोड सेल विकृति मापन नहीं करता है, ठीक है। लोड सेल जो काम करता है वो है भार मापन का। लेकिन पूछेगा कि लोड सेल में कौन सा गेज लगा होता है, स्ट्रेन गेज, वायर गेज, किसी तरह का गेज लगा के पूछ लेगा। कहेगा कि आप बताइए प्लग गेज, स्नैप गेज, कौन सा गेज लगा होता है लोड सेल में। तो इस आधार पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तापमान का मापन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ बातें जाननी जरूरी हैं, ठीक है, कि तापमान क्या होता है। सबसे बड़ी बात यही है। कोई ये बता पाए कि तापमान क्या होता है तो अच्छा है। किसी को पता है तापमान क्या है? चलिए हम ही बता देते हैं। तापमान एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तापमान उसे कह सकते हैं कि किसी का कितना एनर्जी है, थर्मल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो थर्मल एनर्जी कंटेंट है किसी भी बॉडी में, ठीक है। उसमें ऊर्जा का जो द्योतक है या फिर सिग्निफिकेंस देता है, ठीक है। मतलब थर्मल एनर्जी को जो रिप्रेजेंट करता है वो तापमान है, ठीक है। तापमान अक्सर वो चीज है कि आप कोई बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है इस बात का द्योतक है, ठीक है। तो तापमान ये बताएगा कि कितनी डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस की किसी बॉडी में, ठीक। अब देखिए जो तापमान है, जो हीट एनर्जी होती है वो तापमान के डिफरेंस के कारण ही क्या होती है, फ्लो करती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और चूंकि दुनिया में एक बात और जान लीजिए, यूनिवर्स में कोई ऐसा बॉडी नहीं है जिसका टेम्परेचर ना हो। दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में सभी बॉडीज का टेम्परेचर होता है, ठीक। ऐसा कोई बॉडी नहीं होगा कि उसका टेम्परेचर जीरो होगा, 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन होना काफी कठिन कार्य है। 0 केल्विन पे आपका वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो। वॉल्यूम जीरो, इट मींस वो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। एग्जिस्ट ना करने के बराबर होता है, जो कि नॉट पॉसिबल है। और जितने भी बॉडीज हैं अबव 0 केल्विन, सभी के सभी क्या करते हैं, थर्मल रेडिएशन देते हैं। इवन -230 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी, मतलब बर्फ से नीचे वाले टेम्परेचर से भी रेडिएशन निकलता है, ठीक है। आपको महसूस नहीं होता वो अलग बात है, ठीक है। तो ऑल बॉडी एक्सेप्ट 0 केल्विन एमिट्स रेडिएशन, ये कॉन्सेप्ट होगा जो आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट में ही, ठीक है। अब कुछ बातें आपको टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड बता दिया जाए। हम्म, चलिए। जो टेम्परेचर होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। सॉरी, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। अब कहेंगे सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जिसमें से मास है, लेंथ है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर पढ़ा होगा, इल्यूमिनेस इंटेंसिटीज पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। उन्हीं की 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी होती हैं। उसके अलावा 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं जो होती हैं रेडियन और स्टेरेडियन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो बेसिकली टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो फंडामेंटल काम है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक बहुत कठिनाई की बात है, किसी भी बॉडी का क्या टेम्परेचर है आप डायरेक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट करके नहीं पता कर सकते। आप कभी ये नहीं देख कर बता सकते कि इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है और इस बॉडी का टेम्परेचर इतना है। मैं आपको देख के कभी नहीं बता पाऊंगा कि आपका टेम्परेचर
कितना है, अमाउंट बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन लेकिन मैं डिग्री बता सकता हूँ। उदाहरण के लिए मैं बोलूंगा सूर्य अधिक गर्म है, धरती ठंडी है। क्यों? क्योंकि हमें फील हो रहा है कि वो उससे अधिक क्या मिल रहा है, थर्मल एनर्जी मुझे मिल रही है, तो मुझे लगेगा कि उसके उसका टेम्परेचर क्या है, अधिक है। तो जिसके पास थर्मल एनर्जी का जो कंटेंट है वो जितना अधिक होता है, उसकी टेम्परेचर क्या होती है, उतनी अधिक होती है। तो आप कहेंगे सर तब आप मापन करते कैसे हैं, ठीक है। तो एक टर्म आता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा वस्तु का गुण, ठीक है, जो तापमान के बदलने के साथ उसमें बदलाव हो जाए, तो हम उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बदलाव का इस्तेमाल हम तापमान के मापन में करते हैं, ठीक है। हम तापमान का डायरेक्ट मेजरमेंट तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि तापमान के कारण उस वस्तु के किसी गुण में अगर बदलाव हो गया हो, तो उसका मापन तो हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे गुणों में बदलाव होता है तापमान की वजह से, ठीक है। अब कौन कौन से वो गुण हैं, हम एक एक करके देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में बदलाव होता है तापमान के बारे में, उसके बारे में सुने। फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल सकती हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक गुण, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव होता है, किसकी वजह से, टेम्परेचर में, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव होता है, रेडिएशन प्रॉपर्टीज में बदलाव होता है, बिल्कुल। मैंने आपसे कहा शुरू में ही कि ऑल बॉडीज एक्सेप्ट एट 0 केल्विन, जो 0 केल्विन पे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, उनको छोड़कर बाकी सब के सब क्या करती हैं, रेडिएशन ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। किरणें निकलते हैं उनसे, ठीक है। आपको दिखे ना दिखे, आपको महसूस हो ना हो, ये अलग बात है, ठीक है। ये आप देख ना पाए इसका अर्थ यह नहीं कि उससे क्या होता है, रेडिएशन नहीं निकलता। एक और बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रिसेंट में नोबेल मिला है, 19 या 20 का जो नोबेल है, वो इस काम के लिए मिला है कि जो ब्लैक होल होते हैं उनसे रेडिएशन निकलता है, ठीक है। उसी की फर्दर थियरी स्टडीज पे मिला है। तो ब्लैक होल से पहले जो माना जाता था कि रेडिएशन नहीं निकलता है, वो सब कुछ अब्जॉर्ब करता है, इवन लाइट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऐसा नहीं है। ब्लैक होल भी रेडिएशंस को शो करते हैं। एक और बात जाने, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अलावा डायमेंशनल साइज में भी बदलाव होते हैं। तो हमको अगर टेम्परेचर का मेजरमेंट करना होगा, तो टेम्परेचर के बदलाव के कारण इन प्रॉपर्टीज में भी, वस्तुओं के इन गुण में भी बर्बाद बदलाव आएगा। तो उन गुणों को, गुणों में बदलाव को ही हम क्या ले लेंगे, टेम्परेचर के स्केल पर कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद तापमान को प्रदर्शित करते हैं। अब जो एक बात आती है कि आमतौर पे आप तापमान का क्या यूनिट या मात्रक होता है, तो आप लोग करीब 4 जो यूनिट है वो पढ़े होंगे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर किन किन यूनिट्स में, ठीक है, किन किन यूनिट्स में होता है, तो एक आप यूनिट पढ़े होंगे डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक यूनिट पढ़े होंगे आप लोगों ने फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं सर। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा केल्विन, केल्विन स्केल, ठीक है। एक और होता है जो होता है रैंकिन, क्या होता है, रैंकिन।
तो 4 जनरल स्केल है, इनमें रैंकिन स्केल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। डिग्री, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन तीनों का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, उसमें भी सेल्सियस का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। अब इन तीनों में क्या अंतर है ये भी बता देता हूँ थोड़ी सी जानकारी के लिए आपकी, कि अंतर क्या है इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों का कंपैरिजन कर देते हैं। देखो एक बात जान लो, कोई भी तापमान का मापन करना हो, ठीक है, उसके लिए हमको 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, आपको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, मापन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसकी लंबी थियरी है, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े भी होंगे। ठीक है, वो ये कि सबसे पहले क्या किया, पानी को लेकर के सेल्सियस में कहा कि जब ये नॉर्मल प्रेशर पे बर्फ पे कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस उसने उसका नाम दिया, उसने इसको 0 लिया। ठीक है, आप साइंटिस्ट होते तो आप कुछ भी ले सकते, 0 के अलावा आप -100 ले सकते थे, कोई अंतर नहीं है। उसके बाद उसने क्या किया, जब पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब पानी भाप में पूरा का पूरा बदलने लगता है, बॉईल करने लगता है, तो उसने उस पॉइंट को लिया, कहा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो उसने 2 रेफरेंस पॉइंट लिए, पहला आइस पॉइंट, दूसरा स्टीम पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी होता है तापमान के मेजरमेंट में लिए। ठीक है, तो उसने 2 पॉइंट लिए, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता मेरे को, ठीक है, फिर भी आप समझे। एक को लिया उसने, एक को कहा कि जो आइस पॉइंट है, वाटर को आइस पॉइंट है, इसको जहां पे बर्फ बनता है उसको आइस पॉइंट कहा जाता है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस माना। किसने, डिग्री सेल्सियस में, ठीक ना, डिग्री जो थे उन्होंने। उसके बाद कहा कि जो स्टीम पॉइंट है, ठीक है, स्टीम पॉइंट को उन्होंने कहा कि ये हम 100 मान रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या मान रहे हैं, 100। तो एक को 0 माना, एक को 100, और कहा कि इनके और इनके बीच में हम 100 विभाजन कर दे रहे हैं। ठीक है, कितने विभाजन, 100। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हर आदमी ने अलग अलग विभाजन किए हैं। ये किसका था, डिग्री का था। बाद में फ़ारेनहाइट आए, फ़ारेनहाइट एक बात कहते कि फ़ारेनहाइट ने कहा कि नहीं मैं अलग मानूंगा। उन्होंने आइस पॉइंट को लिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कहा कि मैं जब बर्फ बनता है पानी, वो 32 मानूंगा मैं उसको। फिर उन्होंने कहा कि स्टीम पॉइंट को मैं मानूंगा 212। क्या मानूंगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं अलग तो मेरा वैल्यू भी अलग होगा। उन्होंने इनके बीच में 180 डिवीजन किए, कितने, 180। बाद में आए केल्विन। केल्विन कहते हैं कि नहीं भैया, हम ये नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि ये होगा 273 और ये हम लेंगे 373, और इनके बीच का डिफरेंस जो हम लेंगे वो 100 केल्विन का लेंगे। ठीक है, तो सबकी अलग अलग चाह थी, सभी लोगों ने अलग अलग माना। ठीक है, तो आपको आप समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन एक और बात है, पहले 2 रेफरेंस सिस्टम था टेम्परेचर मेजरमेंट का, बाद में 1 रेफरेंस सिस्टम हो गया है। ठीक है, 1 रेफरेंस, पहले जो रेफरेंस पॉइंट्स थे वो आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट थे। अब टेम्परेचर मेजर में एक ही रेफरेंस पॉइंट है जिसका नाम है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, is taken as a standard reference for all temperature measurement। तो ये बात थी। अब आपको पढ़ना है इस में कि टेम्परेचर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, आप बहुत से इंस्ट्रूमेंट पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, जैसे थर्मामीटर आम तौर पे लगभग सब लोग जानते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, अब थर्मामीटर में कौन सी प्रॉपर्टी का चेंज टेम्परेचर दिखाने के लिए किया जाता है, इन सबको बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रॉपर्टी, एक इसका स्पेशल नाम क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, अर्थात जो तापमान को नापने के लिए जिस गुण का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी।
हर थर्मामीटर में अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी समझ ले। जो भी गुण टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण बदलते हैं, जो तापमान में बदलाव के कारण अपने आप में बदलाव करते हैं, वो क्या है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब जो डिवाइसेज हैं वो है रेजिस्टेंस थर्मामीटर, बाई मेटेलिक थर्मामीटर, ठीक है, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर्स भी थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, बस उनका स्पेशल नाम है पायरोमीटर, ठीक है, वो भी टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको पूरा ढंग से पढ़ना है, और सबकी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी आपको जाननी चाहिए कि इसमें थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, किस गुण का इस्तेमाल करके हम तापमान का मापन कर रहे हैं। अब जो शुरू करते हैं वो है, देखें, पहला टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर। क्या नाम है? क्या नाम है? रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जिसका हिंदी में नाम बोलते हैं प्रतिरोध थर्मामीटर, ठीक। इसी के बारे में पढ़ना है, तो नाम में ही थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि रेजिस्टेंस। अब कौन सा रेजिस्टेंस की बात करते हैं? तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो विद्युतीय प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का, तो आप जानते हैं वो एक एबिलिटी होता है उस मटेरियल का कि वो अवरोध पैदा करे, किसमें? धारा के प्रवाह में, मतलब इन करंट ऑफ फ्लो, इफ एनी ऑब्जेक्ट्स और एनी कंडक्टर ऑफर्स a resistance to the flow of current, then that property is known as resistance। तो होता क्या है, रेजिस्टेंस में बदलाव होता है तापमान के कारण। ये बात आप लोग पढ़े होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का तापमान पर निर्भरता। तो आपने देखा होगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं स्पेशली, उनके तापमान में अगर आप बदलाव कर देते हैं, मतलब उनके तापमान को आप सपोज कीजिए बढ़ाते हैं, बढ़ाने के कारण क्या होता है कि उनके प्रतिरोध में भी, उनके रेजिस्टेंस में भी बदलाव आता है। तो हम इस्तेमाल क्या करते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर में, कि प्रतिरोध के बदलाव को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? टेम्परेचर के बदलाव में। इतना बात समझ में आया? तो आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रकार हैं प्रतिरोध के भी, ठीक। देखिए, दो तरह का रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है। प्रतिरोध थर्मामीटर दो तरीके के होते हैं, एक जो होता है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर, दूसरा होता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। ये दोनों आपके सिलेबस में है, ठीक है, इन दोनों के बारे में ही आपको पढ़ना है। अब देखिए, जो इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है किसका? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर का। वो ये कहता है कि जो कोई भी धातु है, उसके प्रतिरोध में, उसकी चालकता में कमी आएगी या फिर प्रतिरोध में बढ़ोतरी होगी, कब? जब हम तापमान को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो तापमान में बढ़ोतरी के कारण प्रतिरोध में बढ़ोतरी, और जिसका इस्तेमाल हम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में करेंगे, ठीक है। अब एक और बात जान लीजिए, जो भी हम रेजिस्टेंस थर्मामीटर में मटेरियल या कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे आपका जो मेजरमेंट में है वो है, जो मेजरमेंट है वो अच्छे से हो। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टेंट एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बेहतरीन कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। बेहतरीन कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो आप टेम्परेचर का मेजरमेंट कम कर पाएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है।
प्रतिरोधी क्षमता वाला, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोधी तत्व, ठीक है। दूसरा स्टेबिलिटी होना चाहिए। स्टेबिलिटी का सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कैसे। कई चीज गर्म हो जाने के बाद पिघल के गिर जाती है, ठीक है। कई ऐसे इतने सॉफ्ट मटेरियल हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप सोल्डर देखे होंगे, गर्म होते ही क्या हो जाता है, पिघल जाता है। वो भी एक कंडक्टर ही है। लेकिन क्या ऐसे ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल आप अपने थर्मोमीटर में कर पाएंगे? नहीं। इससे क्या होगा कि अनस्टेबिलिटी आ जाएगी थर्मामीटर में। तो जो आपका एलिमेंट होना चाहिए, जिसके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, वो स्टेबल होना चाहिए। दूसरा जो है हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, अर्थात जो अल्फा होना चाहिए, ठीक है, बीटा होना चाहिए, गामा, जो आप तीन प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए। क्यों अत्यधिक होना चाहिए ये भी बता देता हूँ। जितना अधिक अल्फा अल्फा होता है, जितना अधिक थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, उतना बेहतरीन टेम्परेचर को वो कम करता रहता है, वरना वो खुद गर्म हो जाएगा। खुद गर्म हो जाने के बाद क्या होगा कि वो पिघलना शुरू कर सकता है, उसके डायमेंशन में बदलाव आ जाएगा, तो मेजरमेंट में दिक्कत होगी। अगला जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंस अक्सर देखा गया है कि जब आप कंडक्टिंग मटेरियल होता है तो उस पे कोरोजन के चांस अधिक होते हैं, इसीलिए उसको क्या कर दिया जाता है, कोटिंग कर दी जाती है प्लास्टिक वाली, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिन पर क्या होता है, कोरोजन होता है नहीं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम का जो तार देखे है ना अपने बिजली के खंभों पे, आपने एक तार देखा होगा एल्युमिनियम का, कभी सोचा वो क्यों जंग नहीं खाता, इतने सालों से लटका पड़ा है, काला हो गया, शुरू में लगा होगा खूब चमकदार किसकी तरह, जैसे चांदी की तरह चमकदार लगता है जब शुरू शुरू में लगता है, लेकिन धीरे 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 काला पड़ जाता है। लेकिन वो कभी अ, इसकी तरह लोहे की तरह जंग नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम की एक बहुत बेहतरीन खासियत होती है, एल्युमिनियम को जंग नहीं लगता है। उसका भी कारण है, क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम को जब जंग लगने जाता है तो किसी को जंग लगने का एकमात्र कारण है ऑक्सीडेशन, ठीक है। उनके सरफेस पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस तेज है। तो जिसका ऑक्साइड स्टेबल होता है, ठीक है, बहुत हार्ड होता है, बहुत बेहतरीन होता है, उसको जंग के कारण उसको नुकसान बहुत कम होता है। आप देखिए कैसे, जो लोहा होता है उसका ऑक्साइड बनते ही पपड़ी जमने लगता है, उसका ऑक्साइड अनस्टेबल टाइप का होता है, ठीक है। तो पपड़ी जमने के कारण लोहे का क्षरण होने लगता है, ठीक है। लेकिन जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है जब उसका जो वाटर और एयर के संपर्क में आता है, उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड बहुत ही हार्ड और बहुत ही स्टेबल एलिमेंट होता है। वो एल्युमिनियम के तारों पे बैठा रहता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या होता है, उसके अंदर के एलिमेंट को प्रभाव नहीं डालने देता है कोरोजन की वजह से। यही कारण है कि बिजली के तार एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। चलें, अब जो भी तापमान के लिए अंदर चालक या धातु इस्तेमाल किए जाते हैं, वो या तो कॉपर होगा, नहीं तो प्लेटिनम होता है, यही दो इस्तेमाल होता है, ठीक है। कॉपर के अलावा एल्युमिनियम भी इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी, लेकिन एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है। सबसे अच्छी किसकी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आप लोग जानते होंगे किसकी, सिल्वर की, चांदी की सबसे अच्छी होती है। लेकिन चांदी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पता लगा चांदी का इस्तेमाल किए तो क्या करेंगे, चोर ले आएंगे, अगले दिन बिजली काट के लेके चले जाएंगे सारा तार। इसीलिए चांदी का ना कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर लेकिन बाहर क्या होता है, जंग खाता है। तो कॉपर के इस्तेमाल क्लोज वायर में अधिक होते हैं। क्लोज वायर मतलब जहां नंगे तार नहीं है, ठीक है, वहां पे कॉपर इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पे एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है, ठीक। अब एक रिलेशन बताते हैं जिस पे वर्क करता है। जो अगर हम प्लेटिनम का तार लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है, ठीक है, हाई एक्यूरेसी होती है। वो जो है नेगेटिव 180 डिग्री सेल्सियस से लेकर 540 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट कर पाएगा। लेकिन आप सपोज करें, आप टेम्परेचर आप ले गए
भट्टी में लेके चले गए अपना थर्मामीटर, ठीक है, प्लेटिनम वाला, वहां 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया। आपका मेजरमेंट कर पाएगा रेजिस्टेंस थर्मामीटर? तो नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो -180 से +540 है। तो मीडियम या रेगुलर चेकअप वाली जगह जहां पर तापमान 500 से अधिक ना हो, वहां तक के लिए क्या है, बेस्ट है रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जिसमें क्या लगा, प्लेटिनम। जिसमें कॉपर लगा रहता है उसका टेम्परेचर रेंज जो होता है -140 से 120 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम रेंज होता है, ठीक है। कॉपर चूंकि अनस्टेबल एलिमेंट होता है, उसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। इसकी वजह से और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी थोड़ा दिक्कत करता है, तो उसकी डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए अधिक तापमान मेजरमेंट नहीं कर पाता। होता क्या है कि हम जब लगाए रहते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में बदलाव हो जाता है, किसके, जो तार लगाए थे उसके रेजिस्टेंस में बदलाव को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर के बदलाव के इक्वेट कर लेते हैं, और हमको टेम्परेचर पता चल जाता है। अब देखिए जो रिलेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो रेजिस्टेंस का रिलेशन है किसके साथ, देखें, आरपीटी क्या है, ये बदला हुआ रेजिस्टेंस है, बदला हुआ प्रतिरोध है। आर नॉट क्या है, ये शुरुआत का रेजिस्टेंस है, ठीक है। जनरली जिस टेम्परेचर पे आप उसका रेजिस्टेंस मेजर किए तो उस टेम्परेचर का, बाद में आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बदल गया। तो रेजिस्टेंस इसका जो बदलाव है वो देखिए पैराबोलिक है, ठीक है, स्क्वायर रिलेशन है। तो मैथमेटिक्स से आप जानते हैं पैराबोलिक बिहेवियर है, ठीक है, डबल डिग्री है, ठीक है, टी स्क्वायर है। टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, कितना टेम्परेचर बदला, ये टी चेंज इन टेम्परेचर। ए और बी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू इंड कंडीशन से। तो ये प्लेटिनम के लिए मैंने लिखा है, फॉर प्लेटिनम किस फॉर्मूले पे काम करता है, कौन सा थर्मा ये रेजिस्टेंस थर्मामीटर, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ए और बी का जो मान है वो भी लिख देता हूँ। ए का जो मान है 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, और 6 × 10⁻⁷ पर डिग्री सेल्सियस, ये बी का मान होता है, ठीक है, ये प्लेटिनम के लिए, ठीक। अब तांबे के लिए, कॉपर के लिए देख लेते हैं। कॉपर के लिए जो रिलेशन होता है वो यहाँ देखें, आर सी टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + 80, ठीक है, 1 + 80, यस। आर सी टी जो है वो बढ़ा हुआ प्रतिरोध है, आर नॉट जो है वो एक्चुअल जब टेम्परेचर जितना था शुरुआत में, ठीक, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया होगा। तो आर नॉट इस इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है। ए जो होता है इसको कोफिशिएंट ऑफ क्या कहा, थर्मल कोफिशिएंट भी कहा जाता है रेजिस्टेंस का। इसकी वैल्यू क्या होती है, अब देखिए यहाँ लीनियर है, यहाँ पे क्या है, लीनियर है, ठीक है। प्लेटिनम में क्या होता है, पैराबोलिक बिहेवियर होता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का। टी क्या है, टेम्परेचर। अल्फा की वैल्यू जो होती है वो है 4.26, ये सारी वैल्यू 10⁻³ है पर डिग्री सेल्सियस। ये एक कोफिशिएंट होता है जो आप लोग पढ़े होंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल में, ठीक। अब अगला जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, वो है बाई मेटालिक थर्मामीटर। हम लोग इन बाई मेटालिक थर्मामीटर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।